Hello everyone. So today we are going to start new topic of our chapter, classification of element and periodicity in properties. Our topic is इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इससे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं. हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है. और यहाँ पे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बात हो रही है, लेने की बात हो रही है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है. हमेशा ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमें एटम को देनी पड़ती है, उसको एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एनर्जी रिलीज होती है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस नेगेटिव आयन. आप लोगों ने देखा था जब हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे. क्लोरीन क्या कर रहा था, स्टेबल होने के लिए या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो 18 इलेक्ट्रॉन बना रहा था. ऐसा ही हो रहा था. मतलब वहाँ से हमें पता चला था अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो क्या बनाएगी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनाएगी, एनायन बनाएगी. यहाँ पे भी यही होता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं और जब किसी नेगेटिवली चार्ज आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ध्यान रखना, जो आयनाइजेशन एनर्जी थी उसको भी किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं या फिर कैलोरी पर मोल में मेजर करते हो. साथ के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मेजर करने की भी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल. ठीक है. और हमें पता है जब भी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है. तो क्योंकि ये एनर्जी रिलीज है इसीलिए इसको नेगेटिव में रिपोर्ट किया जाता है. इसके लिए जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा. लेकिन इनर्ट गैसेज के केस में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है. इनर्ट गैसेज के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आपको पता है इनर्ट गैसेज का क्या मामला है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. अगर हमें उनको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, उनको इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्या हमें धक्के से काम करना पड़ेगा. हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करके उसको अनस्टेबल बना रहे हैं. वो खुद से विलिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के. जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर जो और भी नॉन मेटल होती हैं, आपका ऑक्सीजन, सल्फर, वो क्या करती हैं, खुद से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती हैं और नेगेटिव आयन बनाना चाहते हैं. यही होता है. लेकिन इनर्ट गैसेज के केस में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, उन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं होती. ठीक है. तो उनके केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है. क्यों, क्योंकि नोबल गैसेज की कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. हमें वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन ए न्यू शेल इन केस ऑफ नोबल गैसेज विच विल रिक्वायर एनर्जी. मतलब बाकियों के केस में तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है. जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं एनर्जी रिलीज हो रही है. एनर्जी रिलीज क्यों हो रही होती है, क्योंकि वो चीज़ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है. जैसे फ्लोरीन में हमने इलेक्ट्रॉन डाला, एफ नेगेटिव बना रहा था, उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी. एनर्जी रिलीज क्यों होगी, क्योंकि एफ नेगेटिव जो फ्लोरीन एनायन एफ नेगेटिव बना, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. ठीक है ना. इसके 9 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 10 इलेक्ट्रॉन. ये स्टेबल हो गया, इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, तो एफ नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एफ. यही रीज़न है जब आप फ्लोरीन नेगेटिव में लेके जा रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है ना. एनर्जी रिलीज होती है. और जिसकी भी एनर्जी जितनी कम होगी, मैंने तुम्हें बताया था जिस सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. तो फ्लोरीन की एनर्जी पहले ज़्यादा थी, एनर्जी रिलीज हुई, तो एफ नेगेटिव की एनर्जी फ्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है. तो यही बताना चाह रही हूँ, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो बाकियों के केस में तो एनर्जी रिलीज हो रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो. लेकिन नोबल गैसेज के केस में आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी उसको देनी पड़ती है. इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवाने के लिए आपको खुद से एनर्जी देनी पड़ती है. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी. ठीक है ना. क्योंकि आप उसको स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हो. यहाँ पे एनर्जी क्यों निकली थी, क्योंकि आप यहाँ पे अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ गए थे. लेकिन अगर आप नियोन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो तो देखो, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6. तो अगर आपको एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई शेल ऐड करनी पड़ेगी. 3s में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा. तो इसके केस में आप क्या कर रहे हो, स्टेबल चीज़ को अनस्टेबल बना रहे हो, जिसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज
नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। जैसे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवाया, फिर जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनी उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, उसको हम क्या बोल दे रहे थे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे थे। इसी तरह सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, मान लो आपने इस एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक्स में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक्स नेगेटिव बन गया, उसके बाद आप एक्स नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू यूनी नेगेटिव आयन एंड सो ऑन। जो आपका एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद यूनी नेगेटिव आयन बना, यूनी का मतलब सिंगल, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो यूनी नेगेटिव आयन बना उसमें जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको, और ऐसे ही आगे आगे और इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऐड करने हैं उसको क्या बोला जाता है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड ना कि एनर्जी रिलीज। जब पहले वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया था तो मैंने क्या बोला था, एनर्जी रिलीज, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो तो हमें एनर्जी चाहिए पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपने न्यूट्रल स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन दिया था, कोई बात नहीं है, एक्स नेगेटिव बन गया, लेकिन जब आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपने क्या करना है, इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो नेगेटिव तो कभी भी अपनी तरफ नेगेटिव को नहीं लेना चाहेगा, हमें फोर्सफुली ये काम करवाना पड़ेगा। इसने बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया था, एक्स नेगेटिव बना लिया था, लेकिन अब अगर आपको एक्स नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिक्वायर होती है, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है उस सिस्टम को, तभी आप जाके उसके ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज लगा पाते हो। मतलब ये एक्स नेगेटिव को अगर x2 नेगेटिव बनाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती। यही है, दीज आर पॉजिटिव, मतलब कि जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि एनायन विल रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आप नए इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो किस में ऐड कर रहे हो, एनायन में ऐड कर रहे हो, और एनायन हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। एंड वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन, क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, उसी रिपल्शन को कम करने के लिए, उसी रिपल्शन पे ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ऑक्सीजन में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, O नेगेटिव बनेगा, इस टाइम पे एनर्जी रिलीज हुई, तभी मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। जब भी एनर्जी रिलीज होगी माइनस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। लेकिन जब इस O नेगेटिव में मुझे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना था, जब O2 नेगेटिव बनाना था, उस टाइम पे मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती है, तभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, पॉजिटिव साइन लगाया है, +780 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी और नेगेटिव का मतलब रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी को ये सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बातें अफेक्ट कर रही थी। वही फैक्टर यहाँ पे भी होते हैं। एक फैक्टर है एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एक करके इन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एटॉमिक साइज। तो देखो बच्चे, आप खुद बताओ एटॉमिक साइज के केस में क्या होगा, सोच के देखो एक बार। न्यूक्लियस से साइज अगर बढ़ता चला जा रहा है, अगर साइज बढ़ता चला जा रहा होगा तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल होता चला जाएगा या आसान होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है, उतना ही मुश्किल होता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन कम होती चली जा रही है। बस यही है। एटॉमिक साइज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, ठीक है। मतलब जब साइज बढ़ेगा एटम का तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी अमाउंट कम होती चली जाती है, बिकॉज एज द डिस्टेंस बिटवीन शेल इन विच न्यू इलेक्ट्रॉन कम इंक्रीजेज फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब जब भी डिस्टेंस बढ़ेगा उस शेल का जिसमें आपको नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मान लो ये आपका न्यूक्लियस था, इस वाली शेल में आपने नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना था, जैसे जैसे न्यूक्लियस और इस शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज
कम होता चला जाएगा। आपको पता ही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। और जितना इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ कम होगी, इलेक्ट्रॉन को खुद में ऐड करने की टेंडेंसी भी कम होती चली जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी कम होती चली जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर साइज। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन उतना मन करेगा उसका इलेक्ट्रॉन को खींचने का। ठीक है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर पाएगा ना। तो यही होता है, एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज। दिस इज बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। यही हम बोल रहे थे, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर किसी के पास P3 है, P6 है, या फिर D5 है, या फिर D10 है, वो क्यों ही अपने में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेंगे? वो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो उसके केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो बहुत कम होगी, मतलब रिलीज होने वाली एनर्जी बहुत कम होगी, या फिर वो एनर्जी पॉजिटिव होगी, मतलब उसमें आपको हाफ फील्ड या फुली फील्ड में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, एनर्जी निकलेगी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें, पेनिट्रेशन इफेक्ट में हमने पढ़ा था क्या ऑर्डर रहता है पेनिट्रेशन इफेक्ट का, SPDF, मतलब S के लिए पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा होगी जब आप S में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो एज कम्पेयर टू P, देन D, देन F। इसी तरह जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब शील्डिंग बढ़ रही है, मतलब न्यूक्लियस को कवर करती जा रही है शेल, शील्डिंग बढ़ रही है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, या फिर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का, आउटर मोस्ट शेल कौन सी, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, यही रीज़न होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं और ग्रुप में मूव कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या, आज हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिलीज होने वाली एनर्जी कब रिलीज हुई, जब हमने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। कौन कौन से हमने फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो फुली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑर्बिटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को ऐड ही नहीं करना चाहेंगे अपने में, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है या फिर पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होती जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इवन आपको बाहर से उस सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, साथ के साथ हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में देखा, जैसे जैसे शील्डिंग बढ़ती चली जाएगी न्यूक्लियस और शेल के बीच का अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो क्या सीन रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती चली जाती है। साथ ही साथ अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उसकी उतनी ज़्यादा होगी, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ता है तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। यहाँ पे बेसिकली बात किसकी हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड बढ़ता है। जब मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे अफेक्ट हो रही है पीरियड्स और ग्रुप में वो डिस्कस करेंगे, और एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर।